का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जबरदस्त सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद। महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत का मुद्दा फिर गरमाया। दिशा के पिता ने की हाईकोर्ट से आदित्य ठाकरे की भूमिका पर जांच की मांग। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने कहा, अदालत के आदेश का होगा पालन। नागपुर में 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू। पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। भड़काऊ पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्शन। श्रीलंका से 13 मछुआरे अपने घर तमिलनाडु लौटे। केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद श्रीलंका की अदालत से रिहा हुए मछुआरे। और दिल्ली में आज से शुरू होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और शूटिंग में होंगे दिलचस्प मुकाबले। तो बात सीधे बुलेटिन में करते हैं पहले पंजाब से, जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। करीब 1 साल से बंद पड़े शंभू अंबाला मार्ग से कंक्रीट के बैरिकेड को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने किसानों के तंबुओं को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। किसानों को यहां से हटा दिया गया और पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर किसी को भी किसानों के तंबुओं के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं जो तंबू हैं उनके आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर से अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस समय इलाके में तनाव बना हुआ और पंजाब पुलिस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी है। साथ ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई। बॉर्डर पर सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम किए गए। इससे पहले देर शाम प्रमुख किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में लिया गया। इन्हें मोहाली में उस समय हिरासत में लिया गया जब वो चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद वापस लौट रहे थे। बॉर्डर के आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ जो खनौरी और शंभू बॉर्डर है वहाँ पर अस्थायी रूप से जो तंबू लगाए गए थे किसान प्रदर्शन के लिए, उन्हें पुलिस कड़ी कार्रवाई के साथ हटा रही है। और 13 महीनों के आसपास से किसान धरने पर बैठे थे। पंजाब पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर सहित कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है और करीबन 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है ताकि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो बैठक चल रही थी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में, उस बैठक में जब ये किसान नेता गए उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। और गुरमीत सिंह हमारे साथ जालंधर से जुड़ गए हैं। गुरमीत, काफ़ी वक्त रहा जब शंभू और खनौरी बॉर्डर बंद था क्योंकि वहाँ किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, अब उसे खाली करवाया जा रहा है। तो क्या हम ये माने कि भगवंत मान सरकार किसानों के साथ दो हाथ या दो टूक करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी तक मांगों को लेकर अनिश्चितता है, तस्वीर साफ नहीं है? देखिए, जो 3 मार्च को मुख्यमंत्री भगवंत मान के
साथ किसानों की मीटिंग हुई थी और जो डेडलॉक उस मीटिंग में बना था उसे तोड़ने के लिए कुछ स्तरों पर पंजाब सरकार की ओर से कोशिश की गई थी। पंजाब के कुछ मंत्रियों ने बार बार ये बयान दिए कि हम किसानों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मगर किसान नेताओं ने ये कहकर ठुकराया कि मुख्यमंत्री का रवैया जो था वो काफी ज्यादा प्रेजुडिस करने वाला था। इस वजह से वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से या पंजाब सरकार से फिलहाल कोई बातचीत नहीं करना चाहते। मगर इस बीच 15-16 तारीख एक निश्चित की गई किसानों के द्वारा कि मुख्यमंत्री पंजाब के किसान भवन में आए, वहां पर आकर बातचीत करें। वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। अब पंजाब सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि केंद्र सरकार के किसानों के साथ जो मीटिंग थी, जो कल हुई, उसमें पंजाब के मंत्री भी शामिल हुए और पंजाब के मंत्रियों ने जो छन छन कर खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उसमें किसान नेताओं को मनाने की कोशिश की कि आप जो अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं, शंभू पर, खनौरी पर जो आपकी ओर से धरना दिया जा रहा है, वहां से आप उठ जाइए, आपकी मांगों पर विचार लगातार जारी रहेगा। मगर किसानों ने सीधे तौर पर यह कहा कि वो वहां से नहीं उठेंगे। फिर एक दूसरा जो रास्ता दिया गया किसानों को कि आप ऐसा कीजिए, आप वहां से ना उठिए, मगर एक लेन खाली कर दीजिए ताकि लोग वहां से आ जा सके और ट्रैफिक की मूवमेंट शुरू की जा सके। किसानों ने उस बात को भी नहीं माना। अब यहां पर दो किसान नेता हैं जिन्होंने बाद में बयान भी दिया, मनजीत सिंह है और उसके साथ ही काका सिंह कोटरा। उन्होंने पंजाब सरकार के मंत्रियों से सवाल किया कि आप ये बताएं, आज पुलिस की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, हम यहां पर चंडीगढ़ में भी देख रहे हैं और पटियाला में भी देख रहे हैं, और जो बॉर्डर एरियाज हैं और खास तौर पर जहां पर किसानों ने अपना धरना लगाया हुआ है, वहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा पुलिस की बढ़ गई थी। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या पंजाब सरकार किसानों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयारी में है। हालांकि कथित तौर पर पंजाब सरकार के मंत्री लालचंद कटारू-चक और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने इस पर यह कहा कि किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मगर जमीनी स्तर पर जो स्थिति देखी गई वो इससे बिल्कुल विपरीत थी। जैसे ही किसानों की केंद्र सरकार के साथ ये मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया। और सबसे पहली तस्वीर जो निकल कर आई, जो जगजीत सिंह डल्लेवाल एक चीज और बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे गुरमीत करना चाहती कि अब जो किसान नेता हैं डल्लेवाल, पंधेर, उन्हें क्या आर्मी के किसी एरिया पे शिफ्ट किया गया है? आखिरकार अब जब उनको हिरासत में लिया गया, इसके बाद का प्रारूप क्या है? क्योंकि ये किसान नेता अगुवाई कर रहे थे इस प्रदर्शन की, उनका हिरासत में जाना क्या और ज्यादा स्थिति को कहीं ना कहीं तनावपूर्ण कर सकता है सरकार और किसानों के बीच? देखिए, जो पंजाब पुलिस है उसकी अब सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि जितने भी किसान नेता हैं उन्हें अलग अलग जगह पर रखा जाए। अब ऐसे ही जगजीत सिंह डल्लेवाल को कल जब हिरासत में लिया गया था तो उन्हें पटियाला से रात को ही पुलिस लेकर पहुंच गई थी जालंधर में। पहले उन्हें अस्पताल में, पिम्स अस्पताल में ले जाया गया, उसके बाद उन्हें अब पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लेकर जाया गया, जो कि कैंट एरिया में पड़ता है, जो कि आर्मी के अंडर ही आता है। वहीं दूसरी तरफ अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बलदेव सिंह सिरसा, वो भी एक किसान नेता है, उन्हें अमृतसर से हिरासत में लिया गया है। वहीं स्वर्ण सिंह पंधेर के अलावा कई बड़े किसान नेताओं और बाकी जो किसान थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्हें रात को ही हिरासत में ले लिया गया था। मगर उन्हें जो शिफ्ट किया गया था सबसे पहले, वो शिफ्ट किया गया था बहादुरगढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। और उसके बाद अचानक से ये प्लान चेंज किया गया और सुबह पटियाला की जेल में सभी किसानों को शिफ्ट किया गया और उसके बाद जितने भी किसान नेता हैं उन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया गया है। बलदेव सिंह सिरसा को अमृतसर में हिरासत में लिया गया है, जालंधर में ले जाया गया है जगजीत सिंह डल्लेवाल को, और इसके साथ लेकिन जिस कंसेंसस की बात गुरमीत की जा रही थी कि भाई दोनों तरफ से अगर बात को लेकर एक मीडिएशन होता है, मध्यस्थता की जाती है, तो एक कंसेंसस डेवलप करने की बात थी। उस कंसेंसस का क्या हुआ? पेच तो अभी भी वहीं फंसा हुआ है, मुद्दा जस का तस अभी भी वहीं ही है। देखिए, मुद्दा जस का तस ये फंसा हुआ है कि किसानों का कहना है कि उनकी जितनी मांगे हैं, जो आखिरी मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ 3 मार्च को हुई थी, किसानों का ये तर्क है कि हमारी जो 18 मांगे हैं उनका सीधे तौर पर पंजाब सरकार से लेना देना है और उन्हें पंजाब सरकार ही हल कर सकती है। मगर पंजाब के मुख्यमंत्री का यह तर्क है कि इन मांगों का हमारे से कोई लेना देना नहीं, उनका केंद्र से लेना देना है। अब जो कल किसानों की केंद्र सरकार के साथ मीटिंग हुई थी उसमें भी बार बार इस चीज का जिक्र आया।
मगर किसानों ने इस मीटिंग के बाद ये कहा कि केंद्र सरकार के साथ तो हमारी बातचीत ठीक रही, मगर जो पंजाब सरकार के मंत्री है या सरकार का रवैया है या पुलिस का एक्शन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है और पंजाब सरकार के खिलाफ आगे आने वाले समय में जो है किसान प्रदर्शन भी करेंगे। इस बीच जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक जो अमृतसर से दिल्ली की ओर रास्ता जाता है तो सबसे पहला जो टोल प्लाजा पड़ता है उसे मानावाला टोल प्लाजा कहा जाता है, वहां पर किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, टोल प्लाजा को बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने यह कहा है कि पंजाब में हर जिले में डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और आने वाले समय में बड़े स्तर पर इस प्रदर्शन को लेकर जाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह रही है कि श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो ये पुलिसिया कार्रवाई की गई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पंजाब पुलिस स्टेट बनने जा रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। यानी गुरमीत, हम इसको इस तरह, अगर हम इसको इस तरह से समझें, क्योंकि बेनतीजा रही वो बैठक जिसमें मान साहब किसानों का मान नहीं रख पाए, ऐसा उनका मानना है और वो तल्ख अंदाज में उस मीटिंग को छोड़कर चले गए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर पुलिसिया एक्शन सरकार से भी ऊपर बढ़कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ऐसा समझ में आ रहा है जो बयानबाजी, जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि वो टोटली पुलिस के हाथ में जा चुका है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पंजाब सरकार को कल किसानों के ऊपर एक्शन क्यों करना पड़ा। बिल्कुल। अब दरअसल कल 21 तारीख को पंजाब में विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है और पंजाब के किसानों ने 26 मार्च को फिर से पंजाब विधानसभा के घेराव का जो है वो अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि 26 तारीख जिस दिन पंजाब सरकार अपना बजट पेश करेगी उस दिन पंजाब के किसान चंडीगढ़ में विधानसभा को घेरेंगे। अब जो बताया जा रहा है कि मान सरकार ने इससे बचने के लिए एक ऐसा दिन चुना जो कि केंद्र सरकार के साथ किसानों की मीटिंग का दिन था, उसी दिन ही शाम को पंजाब सरकार ने यह कार्रवाई की आगे होने वाली किरकिरी से बचने के लिए। चलिए, तो साफ तौर पर अभी जो स्थिति है वो पेशोपेश की है। हालांकि पंजाब पुलिस की जो बर्बर कार्रवाई है वो साफ नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर तंबुओं को हटाया जा रहा है, जो किसान वापस अपने घरों को भेजे जा रहे हैं, उनसे अगर आपकी बात हुई हो, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब आगे की रणनीति, क्योंकि किसानों के जो दो बड़े नेता हैं वो हिरासत में हैं, अब इस प्रदर्शन को आगे कौन लेकर जाएगा जो ये समझेगा कि कहीं ना कहीं कंसेंसस को बिठाने की जरूरत है। पंजाब इज अ वीट बास्केट फॉर इंडिया। देखिए, अभी तक जो भी किसान है, अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए तो 35 से ज्यादा संगठन उसमें शामिल हैं। तो जो कुछ किसान संगठन हैं उनका यह कहना है कि जो सरकार के खिलाफ धरना है या सरकार के खिलाफ जो रणनीति है वो अब बड़े स्तर पर बनाई जाएगी, क्योंकि यहां पर यह समझना होगा, जो किसान भी इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में साल 2027 में चुनाव आने वाला है विधानसभा का। पंजाब में अब किसान जो अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं उनके नेताओं का यह कहना है कि अब पंजाब की जो सरकार है उसे बड़े स्तर पर चुनौती दी जाएगी और जो कुछ किसानों के साथ किया गया है उसका बदला अब बड़े स्तर पर ही लिया जाएगा। हालांकि इशारों में अभी तक बात की जा रही है, मगर यहां पर यह समझा जा सकता है कि किसान या तो इस प्रदर्शन को बड़े स्तर पर अब लेकर जाएंगे या फिर 1 या 2 साल का इंतजार किया जाएगा चुनावों तक का। चलिए, तो देखते हैं कि आज जिस तरह से अब ये बर्बर कार्रवाई की गई है, तो ये तो जो एक्शन लिया गया वो पंजाब पुलिस द्वारा, अब इसका रिएक्शन क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर में आज सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स घुसी, जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान के जख्मी होने की भी खबर मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। अभियान के दौरान माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, जहां पर नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन है कि किस तरह से नक्सलवाद को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सीमा से खदेड़ दिया जाए। तो बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ इस वक्त जारी है, जहां सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स इस वक्त घुस चुकी है और एक्शन मोड में है, मिशन मोड में है। दोनों तरफ से इस वक्त गोलीबारी जो है वो जारी है। तो नक्सलियों के बीच आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों के, और नक्सलियों ने बड़े कैडर्स को घेर रखा है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित जो थुलथुली इलाका है वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ और उसकी चपेट में आने से एक जवान जख्मी बताया जा रहा है। पुलिस को जो सूचना मिली वो ये थी कि गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। अभियान के दौरान माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति है नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की, और यही वजह है कि लगातार नक्सलवाद के दांत खट्टे करने के लिए सुरक्षा बल अपने अदम्य साहस और शौर्य का लगातार परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, जहां नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की जबरदस्त मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बीजापुर का जो ये गंगालूर इलाका है उसके एंड्री के जंगल हैं, जंगली इलाका है ये, जहां ये मुठभेड़ अभी जारी है। सोमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोमेश, जिस तरह से बीजापुर में ये नक्सली मुठभेड़ जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन है सुरक्षा बलों का, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की कसम जिस तरह से खाई गई है, जीरो टॉलरेंस नीति है सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ। जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा, केंद्र और राज्य सरकार लगातार जो बस्तर का इलाका है उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। और आज जिस तरह से जो बीजापुर और दंतेवाड़ा का इलाका है उस इलाके में जो सुरक्षा बलों के सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की होने की खबर है, जिसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें एसटीएफ, डीआरटीएफ यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स और जो बस्तर पुलिस है इनके माध्यम से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन करने के बाद उस इलाके में जो बीजापुर का इलाका है, बीजापुर के जंगलों में ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से एक सर्चिंग अभियान किया गया और जिसमें आज सुबह 6 बजे से लेकर अब तक ये मुठभेड़ चल रहा है और सुरक्षा बलों को हो सकता है कुछ देर में बड़ी सफलता मिल जाए। मैं दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार नक्सल प्रभावित या कोर प्रभावित इलाकों में कहें तो इस इलाके में घुसकर लगातार जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है और लगातार उस इलाके में मुंहतोड़ जवान जो घुसकर जवाब भी दे रहा है। दूसरी तरफ सरकार का एक प्रयास है, जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है शुरू से एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, चाहे मैं बस्तर, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा इस इलाके की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो नक्सली होते हैं इस इलाके में अपनी मौजूदगी की बात, अपनी मौजूदगी की होने की कहीं ना कहीं बताते भी रहते हैं। और जिस तरह से गंगालूर का जो इलाका है सोमेश, क्योंकि आप लगातार इस तरह की खबरें कवर करते हैं, गंगालूर का जो जंगली इलाका है आखिरकार की भौगोलिक स्थिति क्या है? क्योंकि नक्सलवादियों के लिए इस तरह पेनिट्रेट करना और सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करना बहुत आसान होता है, जिसे सुरक्षा बल अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ लगातार पेश करते हुए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद से बस्तर में सुरक्षा बल के जवान हैं, नक्सलियों की कोर इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जो नक्सलियों का कोर इलाका है यानी नक्सलियों का पाठशाला जिसे कहा जाता था पूर्ववर्ती, और वहां का जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा, उस इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान
कैंप स्थापित कर रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो गंगलूर का जो जंगल है, उस इलाके में आज जिस तरह से जो सुरक्षा बल के जवानों को यह सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की होने की खबर है, जिसके बाद एसटीएफ और डीआरजी की जो टीम है सुरक्षा बल के साथ लगातार इस इलाके में घुसकर जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है सोमेश, जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें ये खबर सामने आ रही है कि एक जवान भी उसकी चपेट में आया, उसकी हालत इस वक्त क्या है? जी, लगातार नक्सली क्या करते हैं कि जो सुरक्षा बल के जवान जिस इलाके से गुजरते हैं, उस इलाके में जो नक्सली हैं सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान भी लगातार सर्चिंग अभियान में निकले थे, तो उसकी आईडी की चपेट में एक जवान आ गया। हाल फिलहाल जो जवान की स्थिति अभी ठीक है, उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। अभी भी जो दंतेवाड़ा। चलिए, लगातार सोमेश हमें जानकारी दे रहे थे, आगे भी सोमेश से हम पूरी चर्चा को जारी रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ सामने आई है। ये गंगालूर का जंगली इलाका है और अहम बात यहाँ पर यह है कि अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों से लोहा लेते हुए, उनके दांत खट्टे करते हुए, और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को लेकर, जिनके पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की जांच के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। अपनी याचिका में सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की। दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और यूबीटी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सतीश सालियान के घर के बाहर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। दरअसल दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को उपनगरीय मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई। इसके बाद शहर की पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने कोर्ट को कहा कि जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। वहीं एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने दिशा सालियान मामले पर कहा कि आदित्य ठाकरे का इस मामले से कोई संबंध नहीं। भाजपा इस मुद्दे पर बीएमसी और बिहार चुनाव को देखकर राजनीति कर रही है और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर विद आदित्य ठाकरे, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सालियान के फादर जो न्याय मांग रहे, जब सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, बिहार का इलेक्शन गर्म था, चालू था, तब ऐसे पोस्टर बना के वहां पे राजनीति की। जैसे वहां का इलेक्शन खत्म हो गया, सुशांत सिंह को सब भूल गए। अभी 4 साल बाद बिहार का इलेक्शन वापस अभी आने वाला है। 3 साल आप सत्ता में थे, तब आपने कुछ नहीं किया। अभी बिहार के इलेक्शन को सामने रखते हुए अगर आप कुछ भी करोगे पॉलिटिकल, तो उसको राजनीति कहेंगे, सिर्फ बिहार के लिए और बंबई के लिए। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया का कहना है कि बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। अकोला जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर किरीट सोमैया ने यह बड़ा दावा किया। साथ ही किरीट ने बताया कि ये घोटाला अकोला जिले के अकोट, तेल्हारा, बार्शी टाकली, रामदासपेट, मुर्तजापुर और पातुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता पाने के लिए नकली दस्तावेजों का सहारा लिया और भारतीय जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। इस मामले में भारतीय दंड संहिता यानी कि उनकी विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच में अब तक 52 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इन आरोपियों में कई बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं, जिनके नाम की सूची भी जारी की गई। आशंका है कि इस घोटाले में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम जल्द सामने आएंगे। नागपुर हिंसा से जुड़े सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र की साइबर सेल काफी एक्टिव है। साइबर सेल ने भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान की। नागपुर शहर में हिंसा के बाद सरकार और पुलिस
पूरी तरह अलर्ट पर है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर के अनुसार फेक न्यूज़ के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल की कड़ी नजर बनी हुई है। साथ ही भूमिका के अनुरूप आरोपियों के खिलाफ मकोका अन्य कठोर कानून लगाने का भी जिक्र किया गया है। हमने एक कार्रवाई की है और उसमें जो भी पॉइंट्स थे, जो अफेक्टेड एरियाज थे, उन सभी अफेक्टेड एरियाज में विजिट की और इसमें जो भी लोग जो इंडल्ज कर रहे थे, जो इसमें जो परसों इशू हुआ था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हुई थी, उन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई शुरू है और एरियाज में कहाँ पे एरिया में कोई सब जगह पे शांतता है कि नहीं, क्योंकि आगे कर्फ्यू के बारे में हमको सोचना है। तो ये सारी चीज़ों का असेसमेंट लिया गया और इसके ऊपर एक्शन लेने वाले सर। वहीं ताज़ा हालात की बात करें तो नागपुर में दंगों के बाद आज 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। दंगों के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कई कड़े उपाय किए। दंगों को भड़काने के मुख्य आरोपी फहीम खान को कल रात शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फहीम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से दंगों के असल कारणों का खुलासा होगा। इसके अलावा पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और इन संदिग्धों के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच की जा रही है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल 650 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न 57 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ये गिरफ्तारी दंगों के दौरान किए गए अपराधों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा फैलाने के आरोप में की गई। साइबर सेल पुलिस ने कुल 174 वीडियो डिलीट किए जो दंगे भड़काने के उद्देश्य से पोस्ट किए गए थे। और शिशिर हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मामले पर। शिशिर, नागपुर में चौथे दिन भी अभी कर्फ्यू जारी है और सबसे बड़ी जो मुश्किल की वजह मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि अफवाहों पर लगाम लगाना बहुत अहम हो जाता है इस तरह के घटनाक्रम में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर आजकल हम बात करें किस प्रकार से पुलिस इस वक्त एक्शन ले रही है, जो जानकारी में प्राप्त हो रही है उसके अनुसार नागपुर के जो पुलिस जोन 3, 4 और 5 में जो पुलिस थाने आते हैं, तकरीबन 11 पुलिस थाने आते हैं, इन सभी पुलिस थानों का जो परिसर है इसमें अभी भी संचारबंदी जो है लागू की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी सामने आ रही है कि खास तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसमें किस प्रकार से किया गया था दंगे भड़काने के लिए खास तौर पर। हालांकि इसकी जांच के लिए नागपुर साइबर क्राइम द्वारा जो है एक जांच शुरू कर दी गई है यहाँ पर और तकरीबन कई ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिनको जो है साइबर सेल द्वारा जो है डिटेक्ट किया गया और उनको डिलीट भी किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक सामने आ रही है कि किस प्रकार से इस दंगे के पीछे आखिर बांग्लादेश कनेक्शन भी है। इस वक्त पुलिस के सूत्रों से अगर हम बात करेंगे आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर में ये बात सामने आ सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ जो सोशल मीडिया साइट से जो कि बांग्लादेश से कनेक्टेड है उनके जरिए जो है भड़काऊ जो है भाषण है या फिर इंस्टिगेट करने का जो है प्रयास किया गया है और इसका कनेक्शन सीधा बांग्लादेश से जुड़ता है। पुलिस इस बारे में खासतौर पर जो नागपुर साइबर जो सेल की टीम है वो इस बारे में भी जांच कर रही है कि आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है, किस प्रकार से जो है कौन से ऐसे तत्व है बांग्लादेश तत्व जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं, सोशल मीडिया का किस प्रकार से उसमें उपयोग किया गया था। हालांकि ये सभी लिंक जो है ढूंढने का प्रयास इस वक्त साइबर सेल द्वारा भी किया जा रहा है। साइबर सेल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्द होने वाली है जिसमें इन सभी चीज़ों का खुलासा होगा। और एक बात इसमें यह भी है जो मुख्य आरोपी है इब्राहिम, उसको जो है पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, लेकिन अब जांच का दायरा जो है नागपुर पुलिस का वो बढ़ता जा रहा है। जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कई लोगों को पूछताछ के लिए जो है नागपुर पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। साथ ही साथ तकरीबन 97 अलग अलग धाराएं जो है वो लोगों पर लगाई गई है जो इसमें पुलिस को लगता है कि संशयित है और इस बारे में जो दायरा और भी बढ़ सकता है क्योंकि एक राइट से इसके बारे में देखा जाए तो खासतौर पर सीसीटीवी फुटेज को जो पुलिस द्वारा खंगाला गया है। साथ ही साथ जो डीवीआर्स थे, हालांकि दंगाइयों ने कुछ सीसीटीवी जो कैमराज है उनको जो है तोड़ा था, लेकिन जो डीवीआर्स थे वो पुलिस ने रिकवर किया और उसके आधार पर जो है पुलिस ने जो है एक लिस्ट भी बनाई है जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में कर लिया था और एफआईआर दर्ज की है, लेकिन बाकी अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस की तफ्तीश जारी है और ये आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। थाने जिन 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है शिशिर, उनसे क्या कुछ सामने निकल कर आने की उम्मीद है? क्योंकि कहीं ना कहीं
तार बाय तार जुड़ते हुए नजर आएगा जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ताकि एक टाइमलाइन को रेडी करके पुलिस अपने आगे का एक्शन प्लान कर सके। बिल्कुल, देखिए पूरा उस दिन की अगर घटना देखें तो उस दिन सुबह जिस प्रकार से औरंगजेब की कब्र का जिक्र महाराष्ट्र की राजनीति हुआ, उसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने जो है वहाँ पर आंदोलन किया था। हालांकि आंदोलन करने के बाद पुलिस ने वो आंदोलन भी बंद किया और साथ ही साथ पुलिस के साथ जो आंदोलन करता थे वो पुलिस के साथ सहयोग भी किया। हालांकि इसके बाद हमने देखा कि रात को जो है ये दंगे शुरू हुए, जिसके बाद हमने देखा कि जो खास तौर पर महल का इलाका है यहाँ पर 300 से 400 लोगों की भीड़ आई। हालांकि इसके बारे में अगर देखा जाए तो सदन में बात करते वक्त मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सुनियोजित प्लानिंग करके जो है ये दंगे कराए गए हैं। जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा होती है, जिस प्रकार से पथराव किया जाता है, आखिर वो पत्थर कहाँ से आए हैं, इस बारे में भी जांच का विषय, पुलिस बारे में भी जांच कर रही है। क्या किस प्रकार से जो है पेट्रोल बम जो है वो इकट्ठा किया गया, पुलिस पर पेट्रोल बम डाले गए, पथराव किया गया, आगजनी की गई, हथियार कुछ मिले हैं दंगाइयों के साथ, तो हथियार किस प्रकार से उनके पास आए, तो ये सभी विषयों पर इस वक्त जो है पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। जैसे हमने पहले भी कहा कि पूर्व नियोजित है, तो ऐसे में कौन से लोग इसमें शामिल है, उन पर भी जो है पुलिस नकेल कसने का प्रयास कर रही है। कल सदन में मुख्यमंत्री ने बात स्पष्ट की, जो लोग इसमें शामिल है, जो लोग इस दंगे में जो प्लानिंग में शामिल है, हालांकि उन सभी लोगों को पुलिस पर जो है पुलिस पकड़ लेगी, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब जैसे मैं अब कह रहा हूं कि तकरीबन ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है। अब तक 400 से 500 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज भी कुछ लोगों को जो है पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसमें जो लोग संशयित है उसकी सूची जो है पुलिस द्वारा तैयार की जाएगी। लेकिन अब तक जैसे हमने देखा कि तकरीबन 80 के आसपास जो लोग हैं उनके खिलाफ एक चीज और की जो मास्टरमाइंड फहीम है, बिल्कुल शिशिर, तो उससे पूछताछ की जा रही है, तो कई खुलासे हो सकते हैं। और मास्टरमाइंड फहीम के पीछे का आका कौन है, इससे भी पर्दा उठा सकती है पुलिस। बिल्कुल, देखिए फहीम के बारे में अगर जानकारी देखें तो फहीम जो है इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें फहीम नितिन गडकरी के जो है खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। माइनॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी MDP के एक वो अध्यक्ष है। साथ ही साथ उस इलाके में खास तौर पर अगर देखा जाए पहली बार नहीं है, पहला वाकया नहीं है, उस इलाके में उनके लोग जो है उनके साथ है। तो ऐसे में जब ये वाकया घटा था तो फहीम जो है नागपुर में मौजूद थे, पुलिस के साथ उनकी बातचीत भी हुई थी जब सुबह के वक्त जो हिंदू संगठनों ने जब आंदोलन किया था। और उसके बाद जो है कहा यह जा रहा, हालांकि ये बात अब तक जो स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फहीम जो है कुछ लोगों को उनके साथ बुलाता है और रात को जो है जिस प्रकार से पूरे दंगे होते हैं तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड फहीम को माना गया पुलिस की तरफ से। तो अब इसीलिए इसी चर्चा में जो है इसी दायरे में पुलिस भी ये जांच कर रही है कि आखिर किस प्रकार से फहीम ने बाकी अन्य लोगों को बुलाया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो इसमें किया हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण हम कहिए, फिर भड़काऊ जो कॉन्टेंट है वो सोशल मीडिया पे डाला गया है, उस पर भी जो है पुलिस जांच कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है, किस प्रकार से बांग्लादेश कनेक्शन, इसके बारे में जो है साइबर सेल और ज्यादा जानकारी कुछ ही देर में जो है मुहैया कराएगी। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा शिशिर, इस पूरे मामले पर हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो नागपुर में अभी चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं संसद के बजट सत्र की, जिसका आज 7वां दिन है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिसीमन को लेकर डीएम के सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि उच्च सदन राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोनों ही सदनों में दोपहर 12 बजे कामकाज शुरू हो पाएगा। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मतदान होगा। लोकसभा में कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान होगा। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बैंकिंग कानून वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकोन
बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर स्वागत। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां के कराईकल क्षेत्र के 13 मछुआरे श्रीलंका की जेल से रिहा होकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। उनमें से एक के पैर में चोट लगी थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कराईकल फिशिंग बंदरगाह से 13 मछुआरे 26 फरवरी को कोडियाकड़ाई के पास समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक ओरी नाव में गए थे। उस समय समुद्र में बहाव के कारण मछली पकड़ने वाला जाल सीमा पार कर 300 मीटर से अधिक दूर चला गया। इस दौरान गश्त पर आई श्रीलंका नौसेना ने उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत के बाद श्रीलंका की अदालत ने 12 तारीख को 13 मछुआरों को रिहा कर दिया। आज पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नवरोज मुबारक। ये विशेष दिन सभी के लिए ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आने वाला साल सफलता और प्रगति से भरा हो और सद्भाव के बंधन को मजबूती दे। आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएं। मिजोरम को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। सेरांग के नजदीक बन रहा रेल पुल बनकर तैयार हो चुका। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि मिजोरम को जोड़ने वाला पुल तैयार है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य विद्युत निगम के मृतक इंजीनियर विमल नेगी के परिजनों के आरोप के बाद HPPCL के निदेशक को निलंबित कर दिया। साथ ही नेगी की रहस्यमयी मौत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी की अगुवाई में जांच शुरू होगी। विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे। उनका शव 18 मार्च को बिलासपुर के सहतली पुलिस स्टेशन के पास गोविंद सागर झील में बरामद हुआ। इस मामले में एक FIR भी दर्ज की गई। FIR में IAS अधिकारी हरिकेश मीना को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्हें पद से हटाया जा चुका है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये मामला बेहद संदिग्ध है। अगर परिवार CBI जांच की मांग करता है तो सरकार को उसके अनुसार काम करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बेहद चिंताजनक है। बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से आई है, HPPCL की वर्किंग बहुत कंट्रोवर्सीज में रही है और कंट्रोवर्सीज में बहुत सारे लोगों के उसमें जो अधिकारी जो है उन पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। और ऐसी सूरत में जब विमल नेगी के परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, ये किस तरह का दबाव था ये प्रदेश जानना चाहता है। क्या ये काम का दबाव था या गलत काम करवाने का दबाव था? ये दो विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। बात राजस्थान की, जहां बीकानेर में आधी रात को सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। बीकानेर के देशनोक इलाके में स्थित ओवरब्रिज पर एक ट्रोला ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान पास से गुजर रही कार पर पलट गया। कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत हुई। सभी मृतक शादी समारोह से शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और 3 JCB की मदद से ट्रोले को किनारे पर किया। इसके बाद कार सवार सभी लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कार नोखा की तरफ जा रही थी। के पास में हाईवे पे एक गाड़ी और उसके साथ जो ट्रोला थे, ट्रोला के गिरने के कारण प्रथम दृष्टया दुर्घटना होना पाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्व इस समय कई अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। 10वें भारत LAC कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया जा रहा है। From small cars to two-wheelers, from pharmaceuticals to smartphones, we can today really compete with the best of the world. There is a growing complementarity between our economies that the political leadership can help accelerate and consolidate.
Our bilateral trade today has reached the annual range of about $35 to $40 billion annually. These numbers have a real potential of increasing if we make sustained efforts. Stronger cooperation between policymakers and business community will surely yield results. The investment story has also begun to take off in both directions. बात अब शेयर बाजार की, जहां लगातार चौथे कारोबारी दिन ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत हुई। आज एफआरओ एक्सपायरी है। मार्केट ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स ने 550 अंकों की छलांग लगाई और 15 मिनट के बाद ही 75,000 के उस मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर 76,000 के पार निकल गया। वहीं एनएससी की अगर बात किया तो निफ्टी भी ग्रीन जोन में खुला। शुरुआती कारोबार में 150 अंकों का उछाल देखा गया और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद आज शुरुआती कारोबार में आईटी और मीडिया सेक्टर में खरीदारी देखी गई। इस बीच सेंसेक्स पैक में जोमेटो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एमएनएम, एचसीएल टेक, टीसीएस, भारती एयरटेल, एसबीआई टॉप गेनर्स रहे, जबकि सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स की श्रेणी में थे। बात यूपीआई को लेकर, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला कर लिया। सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छोटे ट्रांजैक्शन वाले भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देना है। 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित खर्च वाली ये योजना छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी। योजना के लागू होने से छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सर्विस तक पहुंच पाने के लिए मदद मिलेगी। इस फैसले से डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से सुविधा, सुरक्षा, त्वरित नकदी प्रवाह और बेहतर ऋण की पहुंच सुनिश्चित होगी, जहां बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आम जनता के लिए सहज भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने मार्च ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2027 के लिए ग्रोथ अनुमान को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.3% किया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बाहरी डिमांड पर कम निर्भरता को देखते हुए भारत पर व्यापार युद्ध का गहरा असर नहीं होगा। ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बजट में टैक्स फ्री इनकम अलाउंसेस की बढ़ोतरी और रिवाइज टैक्स स्लैब पोस्ट इनकम टैक्स में इजाफा करेंगे। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट मिलेगा। हालांकि ये साल के मुकाबले में रफ्तार धीमी हो सकती है। वहीं फिच रेटिंग्स ने अगले 2 वित्त वर्षों में कैपेक्स में तेजी आने की उम्मीद जताई। रिपोर्ट में माना गया कि आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों की गतिशीलता से महंगाई दर में धीरे धीरे गिरावट आएगी। 2025 के अंत तक ये 4% पर आएगी। इससे पहले मूडीज रेटिंग्स ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत के इकोनॉमिक विकास के अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। बात अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व की, जहां एक बार फिर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया। आधिकारिक घोषणा के मौके पर फेडरल रिजर्व ने कहा कि उससे पहले की अपेक्षा कमजोर विकास और उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीद है। इस फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की घोषणाओं का असर देखा गया। फेड ने अर्थव्यवस्था पर व्हाइट हाउस की कार्रवाइयों के प्रभावों के बारे में उच्च अनिश्चितता का भी उल्लेख किया। यूएस फेडरल रिजर्व इस साल 2/4 अंकों की कटौती करने की संभावना पर लगातार विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए एक शासकीय आदेश पर आज हस्ताक्षर कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के नाम ना उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी गई। ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बेकार और उदारवादी विचारधारा से दूषित करार दिया। हालांकि ट्रंप के लिए शिक्षा विभाग को बंद करना आसान नहीं और ये कांग्रेस की सहमति से संभव है। शिक्षा विभाग का गठन 1989 में किया गया। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में यह कहा गया कि आदेश में शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन को शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए और शिक्षा प्राधिकरण को राज्यों को सौंपने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाएगा। इसके साथ ही सेवाओं, कार्यक्रमों और लाभों की प्रभावी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिन पर अमेरिकी निर्भर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए। रूस यूक्रेन में युद्ध विरामों के प्रयासों के बीच ट्रंप ने कल ज़ेलेंस्की से करीब 1 घंटा वार्ता की। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच
युद्ध विराम समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो पूरी तरह से सही रास्ते पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स की ओर से व्हाइट हाउस में जारी बयान के अनुसार ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के कारण इन संयंत्रों को चलाने में बहुत मददगार वो साबित हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को पुतिन से यूक्रेन के साथ संभावित आंशिक युद्ध विराम के बारे में बात की। पुतिन ऊर्जा अवसंरचना को निशाना न बनाने पर सहमत हुए, लेकिन 30 दिन के पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने से इनकार कर दिया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा कि यूरोपीय संघ को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति समझौता कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को और अधिक धन दिए जाने के विरोध पर पूछे गए सवाल पर हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा, हम इसका समर्थन नहीं करते। वहीं फ्रांस के नेता ले पेन ने उम्मीद जताई कि शांति के प्रयास सफल होंगे। ये सभी नेता यूरोपीय संसद के दूसरे सबसे बड़े मतदान समूह पैट्रियट्स फॉर यूरोप की बैठक में ब्रसेल्स पहुंचे हैं। रूस और यूक्रेन ने 3 साल पहले रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद अब तक की सबसे बड़ी संख्या में 175 कैदियों की अदला बदली की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि सभी युद्धबंदियों और बंधक नागरिकों को रिहा करना शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सद्भावना के तौर पर गंभीर रूप से घायल यूक्रेन के 22 बंदियों को रिहा किया। यह अदला बदली की योजना अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत से पहले बना ली गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ने को लेकर गाजा में फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने के आदेश दिए। इजरायली सेना ने कहा कि उसके बलों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में ज़मीनी अभियान फिर शुरू किया। इसके साथ ही एक दिन पहले हवाई हमलों में कम से कम 48 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसके अभियान ने नेत्जारिम कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण को बढ़ाया। हमास ने कहा कि ज़मीनी कार्रवाई और नेत्जारिम कॉरिडोर में घुसपैठ 2 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया खतरनाक उल्लंघन है। खबरें खेल जगत से। बीसीसीआई ने दुबई में इस महीने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 58 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार का ऐलान किया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सहयोगी स्टाफ अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को मिलेगा। बोर्ड ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि किसे कितना मिलेगा, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने एक बयान में कहा, लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतना खास है। ये पुरस्कार विश्व स्तर पर टीम इंडिया की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के लिए है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत आज से होने जा रही है और इस बार इन खेलों में देश भर के करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर कर्नीज शूटिंग रेंज में आयोजित होंगी। ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट का दूसरा संस्करण है जो खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है। इसका मकसद देश भर में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। देखिए रिपोर्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मंच सज चुका है और दिल्ली तैयार है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में 6 पैरा खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और एक कंपटीशन से खेलेंगे। देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, क्लब थ्रोअर धर्मवीर और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। और कहते हैं कि हर भारतवासी के दिल में छुपा है एक अलग भारत, सबसे अनछुआ, दिलों को जोड़ता, हर खट्टी मीठी यादों को समेटे मेरा भारत। अपने भारत को दुनिया के साथ साझा करें।
इसके जीवंत रास्तों को, छुपे हुए नज़ारों को, अपनी अनूठी कहानियों को कैद करें और शामिल हों वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज में। जी हाँ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में वेव एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए एंट्री भेजने की अगर बात की जाए तो 20 मार्च यानी आज तक का समय है। यूट्यूब शॉर्ट्स या व्लॉग्स पर हैशटैग वेव्स एक्सप्लोरर का उपयोग कर दुनिया को दिखाएं अपना भारत अपने अंदाज में। जल्द वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए करें रजिस्टर। देखिए ये वीडियो। इंडिया में जितने इंडियंस हैं उतने ही इंडियाज भी। सो फॉर द रिकॉर्ड, दिस इज माय इंडिया। This is my अनदेखा, अनसुना, Unbelievable India. This is my favorite designer wear वाला India. my सखत एनर्जी हीरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। So India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say for the record. This is my India. तो अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप भी रजिस्टर कर लीजिए। कहते हैं कि एक वक्त हुआ करता था जब सुबह की पहली किरण के साथ ही नन्ही गौरैया आंगन में फुदकने के साथ अपनी चहचहाहट से पूरे घर को गुलजार करती थी। आंगन में फुदक फुदक कर दाना चुगना और किसी भी आहट होने पर फुर कर कर उड़ जाना बच्चों के लिए किसी कौतूहल के विषय से कम ना होता था। वक्त बदला और आज नौबत यहाँ तक पहुँची कि गौरैया आज विलुप्त होने की कगार पर है। परिस्थिति से जुड़ा तंत्र ये कहता है कि ये महत्वपूर्ण छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। गौरैया, जो अपने छोटे आकार और चहचहाने वाली आवाज के लिए जानी जाती है, जो कभी हमारे आंगनों, छतों और खिड़कियों पर फुदकती चहकती नजर आती थी, आज विलुप्त होने के कगार पर है। मनुष्यों के आसपास रहने की वजह से सामाजिक पक्षी कही जाने वाली गौरैया आज समाज से ही दूर होती जा रही है। गौरैया की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कंक्रीट के जंगलों के फैलाव के साथ ही प्रदूषण और कृषि पद्धतियों में बदलाव ने इसका घर छीन लिया है। इसके कारण गौरैया की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक आकलन के मुताबिक दुनिया भर में गौरैया की संख्या करीब 1.6 अरब है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया की घटती आबादी को देखते हुए 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया। वहीं भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया है। इसके तहत गौरैया का शिकार करना और कहीं ले जाना सख्त मना है। गौरैया से विश्व को प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने कराया था। गौरैया पर गहराते संकट से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे जैव विविधता के लिए अहम बताते हुए इसके संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती संख्या को देखते हुए 2010 से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सालों से गौरैया संरक्षण मुहिम से जुड़े और गौरैया संरक्षण पर 3 पुस्तकें लिख चुके गौरैयाविद पटना के संजय कुमार ने जागरूकता अभियान चलाकर इस मुहिम से सैकड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया विलुप्ति की ओर बढ़ चली है। उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। स्पैरोमैन के नाम से मशहूर गुजरात के जगत किनखाबवाला जहां गत्ते के घोंसले बनाकर गौरैया की घर वापसी में लगे हैं, वहीं नरेंद्र फालूदी प्लाई और मिट्टी के घोंसले गांव-गांव में लगाकर गौरैया को आवासीय संकट से उबार रहे हैं। गौरैया पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बीजों के फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व गौरैया दिवस जैसी पहल शुरू होने के बाद लोगों में भी गौरैया संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
हालांकि इस सामाजिक चिड़िया को बचाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। गौरैया संरक्षण मुहिम से एक आशा जगी है और इस प्यारी चिड़िया से हम यही कहेंगे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ पर एक अपडेट सामने आ रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ अभी जारी है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बड़ी खबर, ये जो मुठभेड़ सुबह से जारी थी, जहां सुरक्षा बल लोहा लेते हुए नजर आ रहे थे नक्सलियों के साथ, वहां 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। वहीं बीजापुर डीआरजी का एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुआ है। गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। मुठभेड़ अभी जारी है। 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है इस वक्त। और अहम बात यहाँ पर यह है कि सुरक्षा बल एक्शन मोड में बीजापुर में जो ये नक्सली मुठभेड़ जारी है वहाँ, और 2 नक्सलियों के शव को भी बरामद किया गया है इसी मुठभेड़ के दौरान। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।